गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने अपना चैप्टर जो 3 शुरू किया था, सेंसस एंड सैम्पल मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। उसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था सेंसस मेथड क्या होता है, सैम्पलिंग मेथड क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग क्या होते हैं। ठीक है, देखिए आपके कोर्स में 6 मेथड्स दिए हुए हैं सैम्पलिंग के। सबसे पहला है रैंडम सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग। आज हम लोग जो अपनी वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग अपना जो टॉपिक 2 शुरू करेंगे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, उसमें हम लोग आज 3 सैम्पलिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आप थोड़ा सा लेंदी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पार्ट में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो आज हम लोग शुरुआत की 3 सैम्पलिंग के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी? रैंडम सैम्पलिंग के बारे में, पर्पसिव सैम्पलिंग के बारे में और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रैंडम सैम्पलिंग। मैंने कल आपको बताया भी था क्या होता है। अचानक से मतलब किसी भी आदमी का सैंपल लेके या फिर किसी भी आदमी से कोई भी रैंडमली सवाल पूछना, उसे रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। मान लीजिए क्लास में आपके, या मान लीजिए ऐसा होता है कि हमें 100 लोगों से इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, क्लास में हमें पता लगना है कि क्लास कैसा है, आपके क्लास में क्लास 11th के बच्चे कैसे हैं। तो अब हर बच्चे से सवाल पूछेंगे, हर बच्चे से मालूम करेंगे तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम जो हैं रैंडमली किसी को भी खड़ा करके उससे सवाल पूछ लेते हैं, उसे कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग इज़ दैट मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन द सैम्पल। देखिए मैंने कल भी आपको बताया था, यूनिवर्स का मतलब क्या होगा, पूरा ब्रह्मांड की बात नहीं होती है। यूनिवर्स का मतलब जिस पार्ट का हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिस क्लास की या जिस एरिया का हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उतना एरिया उतना क्लास ही हमारा यूनिवर्स कहलाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रैंडम सैम्पलिंग में हर क्लास का हर बच्चा जो होगा वो सेलेक्ट होने के लिए इक्वली उसके पास चांस होगा सेलेक्ट होने का, कि उससे सवाल पूछा जाएगा। मान लीजिए लॉटरी मेथड आप जानते होंगे कैसे होता है, कि 100 बच्चे हैं। अब 100 बच्चों में से मैं किससे सवाल पूछूं, या तो मैं रैंडम किसी को खड़ा कर लूं, या फिर एक तरीका ये होता है कि मैंने 100 बच्चों के नाम की पर्ची डाल दी। अब उन 100 बच्चों में से किसी का भी नाम आ सकता है, सबके पास इक्वल चांस है सेलेक्ट होने का। ठीक है, तो मैंने पर्ची उठाई, जिसका भी नाम आया मैंने उससे सवाल पूछा, और उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना जो कंक्लूजन या जो भी रिजल्ट था वो तैयार कर लिया कि इस क्लास में हाँ इस बच्चे ने सही जवाब दिया है, तो इस क्लास के बाकी बच्चों को भी इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा, या इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करनी थी वो मैंने कलेक्ट कर ली उस बच्चे से। तो रैंडम सैम्पलिंग का मतलब कि हर बच्चे के पास, हर आइटम के पास सेलेक्ट होने का इक्वल चांस होता है, उसे रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। रैंडमली किसी से भी सवाल पूछ लेना, रैंडम सैम्पलिंग। जैसे लॉटरी मेथड, लॉटरी समझ ही रहे होगे आप क्या होती है। अब इसमें भी 2 होते हैं, एक मेरिट्स होते हैं, क्या डिमेरिट्स होते हैं। मेरिट्स क्या होंगे रैंडम सैम्पलिंग के, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं। कुछ फ़ायदे होंगे कुछ नुकसान होंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या फ़ायदे होते हैं। दिस मेथड इज़ फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ द, मान लीजिए कोई इन्वेस्टिगेटर है जो जिससे आप इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हो। मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैं किसी से इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा हूँ, तो मान लीजिए मैं उसे चिढ़ता हूँ, या मुझे उस आदमी से कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं उसको थोड़ा मतलब उसका इन्फॉर्मेशन जो है वो तोड़ मरोड़ कर भी पेश कर सकता हूँ। लेकिन रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, रैंडम सैम्पलिंग में आपको पता ही नहीं है कि आप किसका नाम आएगा। तो पर्सनल बायस होना इसमें नहीं होता है, कि आप पर्सनल बायस नहीं हो सकते हैं, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस होती है ये चीज़। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग। दूसरी चीज़, ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स स्टैंड्स इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्ट। वही बात कि हर आइटम को, हर यूनिवर्स के उस हर आइटम को इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का, कि उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या उससे कोई भी इन्फॉर्मेशन निकलवाई जा सकती है। तो ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स स्टैंड्स इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। ठीक है, द यूनिवर्स गेट फेयरली रिप्रेजेंटेड बाय द सैम्पल। सबको फेयर तरीके से देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि हम पार्शियल नहीं हो सकते हैं इसमें। सबको फेयर चांस मिलता है रिप्रेजेंट करने का अपने सैम्पल को। ठीक है, यूनिवर्स का हर फेयरली से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 मेरिट्स होते हैं। डीमेरिट्स में क्या होगा, डीमेरिट्स क्या होते हैं, दिस मेथड डज नॉट गिव वेटेड टू सर्टेन इम्पॉर्टेंट आइटम्स इन द यूनिवर्स। मान लीजिए इसमें क्या, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी को
ज़्यादा चांस नहीं दे सकते हैं, या किसी जैसे कोई वीआईपी हम चाहते हैं कि मैं इसी से सवाल पूछूं, ऐसा नहीं होगा। रैंडमली किसी का भी नाम आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को वेटेड करके किसी को आपको मैं इसी से सवाल पूछूंगा या इसी से ही मैं क्वेश्चंस करूंगा, इसी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा, ऐसा नहीं है। जिसका नाम आएगा आपको उसी से ही करना पड़ेगा। ये डिमेरिट्स होती हैं इसकी, आप किसी के साथ पार्शियल नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो ये एक डिमेरिट्स होती है। अब हम लोग बात करते हैं अपने सेकेंड मेथड की, वो क्या है पर्पसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग। क्या मतलब होता है इसमें मेथड, इसका मतलब होता है कि हम जो है इन्वेस्टिगेटर जो है वो रैंडमली नहीं खड़ा करेगा, वो किसी को भी मतलब जो भी उसने मन में, जैसे वो क्लास में गया इन्वेस्टिगेट करने किसी भी चीज़ को, और जैसे नहीं हम लोग के स्कूल में मान लीजिए बाहर से या बोर्ड से कोई टीम आती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और वो चेहरा देख के किसी कौन बच्चा नर्वस है, कौन नर्वस नहीं है, कौन एक्टिव है क्लास में, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को खड़ा करके उससे सवाल पूछ लेते हैं। तो उसे कहते हैं पर्पसिव एंड डेलिब्रेट सैम्पलिंग। क्या मतलब हुआ? पर्पसिव सैम्पलिंग इज़ दैट मेथड इन विच द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक्स द चॉइस। इन्वेस्टिगेटर अब रैंडमली नहीं सेट करेगा, वो खुद चॉइस करेगा किसको किस आइटम से, किस सैम्पल से, उस इन विच हिज ओपिनियन आर बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स। वो अपने आप चॉइस करेगा उसके अकॉर्डिंग उसे क्या लगता है कि कौन जो है उसके उस यूनिवर्स को, उस क्लास को, उसकी इन्फॉर्मेशन जो वो कलेक्ट करने जा रहा है आया है उस इन्फॉर्मेशन को सही से एक्सप्लेन कर पाएगा उस बच्चे से या उस आदमी से वो सवाल पूछता है इन्वेस्टिगेटर। इसमें इन्वेस्टिगेटर का रोल होता है, इन्वेस्टिगेटर खुद सेलेक्ट करता है बच्चों को या इन्फॉर्मेंट को कि उसे किससे सवाल पूछने हैं। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। दस इन दिस मेथड सिलेक्शन ऑफ द सैम्पल आइटम्स इज़ नॉट लेफ्ट टू द चांस फैक्टर। इसमें चांस नहीं है, जैसे रैंडम सेंस में चांस है कि एवरी आइटम हैज़ अ चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। इसमें है चॉइस, इसमें चांस नहीं है, इसमें चॉइस है। मतलब आपको चॉइस, इन्वेस्टिगेटर के पास चॉइस होती है कि वो किसी भी बच्चे से सवाल पूछ सकता है। रैंडम सैम्पलिंग में क्या था कि जिसका नाम आएगा आपको उसी से ही पूछना है। लेकिन डेलिब्रेट सैम्पलिंग या पर्पसिव सैम्पलिंग में क्या होता है, जिस आपकी चॉइस के ऊपर है, आप किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं। मान लीजिए आपके इन्वेस्टिगेटर क्लास में आया, उसने देखा यार ये बच्चा बड़ा नर्वस लग रहा है, ये हमारी तब आँखों में आँख मतलब देख भी नहीं रहा है, तो हो सकता है इसको आंसर नहीं पता हो, तो बहुत से सवाल पूछ लेगा। या अगर उसको लगता है कि मैं सवाल ऐसे बच्चे से पूछना है जो एक्टिव है क्लास में या जो, तो वो उसकी चॉइस होती है इन्वेस्टिगेटर की चॉइस है कि वो किससे सवाल पूछेगा, ठीक है। तो ये एक रैंडम सैम्पलिंग का और पर्पसिव सैम्पलिंग का ये होती है, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि चॉइस के माध्यम से, इन्वेस्टिगेटर चॉइस के माध्यम से अपना जो इन्फॉर्मेंट है या जो बच्चा है जिससे सवाल पूछना है उसे चूज़ करता है, ठीक है। चांस के माध्यम, चांस नहीं मिलता है इसमें इन्वेस्टिगेटर को, जो चॉइस करेगा उससे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। इसके क्या मेरिट्स होते हैं इसमें? इट इज़ वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ क्या मेरिट्स होते हैं? इट इज़ वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैम्पल आइटम्स। अब सिंपल टेक्निक होती है, आप क्लास में गए, आपने देखा कि कौन बच्चा एक्टिव है, कौन बच्चा एक्टिव नहीं है, उनसे सवाल पूछ लिया, तो सिंपल टेक्निक है सिलेक्शन करने की सैंपल को। कोई भी सैंपल आप ले सकते हो, कोई चॉइस तो चांस तो है नहीं, आपको चॉइस करनी है अपने आप ही। तो सिलेक्शन ऑफ सैंपल की सिंपल टेक्निक होती है चॉइस करने की, ठीक है। दूसरा क्या मेरिट्स होती हैं? दिस मेथड इज़ फ्लेक्सिबल टू अलाउ द इंक्लूजन ऑफ दोज आइटम्स इन द सैंपल विच आर ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस। वही बात जैसे मैंने पहले बताया, स्पेशल सिग्निफिकेंस मतलब मान लीजिए कोई बच्चा एक्टिव है, कोई बच्चा नॉन एक्टिव है, कोई बच्चा डर रहा है क्वेश्चंस को फेस करने के लिए, तो उससे पूछा जा सकता है। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको कि किसी भी बच्चे से, किसी भी इन्फॉर्मेंट से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रदान करता है कि आप जो भी आप इन्फॉर्मेशन चाहिए वो किसी भी सैंपल से, किसी भी बच्चे से, या किसी सैंपल का मतलब होता है कोई भी इन्फॉर्मेंट या कोई भी बच्चा जिससे आप इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो सैंपल होगा आपका, ठीक है। उससे आप जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। इसके क्या डिमेरिट्स हैं? दे आर अच्छा, अब इसमें मान लीजिए क्लास टीचर है आपकी, तो अब मान लीजिए बोर्ड से कोई आया आपके स्कूल में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। अब इसमें टीचर पार्शियल भी हो जाती है, कभी कभी पर्सनल बायस भी निकाल देते हैं। मान लीजिए कोई टीचर अगर किसी से खुश है बच्चे से, तो उसको खड़ा कर दिया कि तुम बताओ इसका आंसर क्या होगा। या फिर
ऐसे बच्चे से जिससे नाक कुछ है उसको वो नीचा दिखवाना चाहती है या उसको थोड़ा वैसा दिखाना चाहती है, तो पर्सनल बायस भी हो सकती है, उसको खड़ा कर दिया ताकि उसको सवाल ना दे पाए और उसकी डांट पड़े, तो पर्सनल बायस भी हो सकता है इसमें। दूसरा, रिजल्ट्स कैन बी डाउटफुल बिकॉज ऑफ पर्सन। अब आदमी पर्सनल बायस हो रहा है, टीचर पर्सनल बायस हो रहा है, या इन्फॉर्मेंट जो है वो पर्सनली, जो इन्वेस्टिगेटर है वो पर्सनल किसी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है उस आदमी से जिससे वो चिढ़ता है या जिससे वो बात नहीं करना चाहता है, और उसी से उसे मजबूरी में करना भी पड़ रहा है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट, तो वो पर्सनल बायस भी हो सकता है कि वो उसे गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो उससे जो है रिज़ल्ट जो हैं वो कभी कभी गलत भी मिल जाते हैं आपको, तो डाउटफुल रिजल्ट भी आपको मिल सकते हैं इन द केस ऑफ पर्पसिव या डेलिब्रेट सैम्पलिंग के अंदर। ठीक है, तो क्या हुआ, रैंडम सैम्पलिंग का मतलब रैंडमली सबके पास चांस होता है सिलेक्ट होने का। पर्पसिव सैम्पलिंग में चांस नहीं होता है, चॉइस होती है। जो इन्वेस्टिगेटर आया उसके पास चॉइस है, वो किसी भी आदमी को या किसी भी इन्फॉर्मेंट को इससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, उसके ऊपर है, किसी वो जिससे चाहे उससे पूछ सकता है। तीसरी होती है स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग। इसका मतलब पढ़िए पहले क्या डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू, पॉपुलेशन मतलब पूरी वही मैंने बताया ना, जिस एरिया की या जिस क्लास की या उसकी जिस क्लास की आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसकी पॉपुलेशन कितनी है, वो पॉपुलेशन की बात हो रही है सिर्फ। ठीक है, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेटा। स्टेटा मतलब होता है लेवल। ठीक है, स्टेटा मतलब क्या होता है, स्टेटा का मतलब होता है लेवल या फिर स्तर। ठीक है, स्टेटा मतलब होता है लेवल। ठीक है, इसको आप लेवल के याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। डिफरेंट लेवल हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सम ऑफ द आइटम्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच लेवल सो दैट द एंटायर पॉपुलेशन गेट्स रिप्रेजेंटेड। मान लीजिए आपको क्लास 11th, हम लोग 11th की बात पढ़ रहे हैं तो 11th को ही हम लोग एग्जाम्पल में लेंगे। मान लीजिए क्लास 11th का आपको डाटा कलेक्ट करना है। अब 11th में काफ़ी सारे बच्चे भी हो सकते हैं, तो क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया अलग अलग लेवल्स में कि साइंस के अलग बच्चे हो जाएंगे, कॉमर्स के बच्चे अलग हो जाएंगे, आर्ट साइड के बच्चे अलग हो जाएंगे। ठीक है, उसमें भी सब डिवाइड कर सकते हो आप। गर्ल्स की अलग प्रॉब्लम्स, बॉयज़ की अलग इन्वेस्टिगेशन, गर्ल्स की अलग इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो है अलग अलग लेवल्स में डिवाइड करके जो भी डाटा आप कलेक्ट करते हो वो आता है सर्टिफाइड या मिक्स्ड सैम्पलिंग के अंदर। ठीक है, और मान लीजिए आपने अलग अलग लेवल्स में उनको डिवाइड किया, उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। तो मान लीजिए 2 बच्चे आपने साइंस स्ट्रीम से ले लिए, 2 बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम से ले लिए, 2 बच्चे आपने आर्ट्स साइड स्ट्रीम से ले लिए, उनसे आपने डाटा कलेक्ट कर लिया पूरे क्लास के बारे में कि, तो उससे पूरी एंटायर पॉपुलेशन जो आपके क्लास की है उसके बारे में आप एक अपने दिमाग में बना सकते हो कि ये क्लास कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, क्या काम कर रहा है, पढ़ने में कैसे बच्चे हैं, कौन कहाँ से आता है, वो ये सब बातें आप दो बच्चों से कलेक्ट कर ली और उसके अकॉर्डिंग आपने परसेप्शन बना लिया अपने दिमाग में कि पूरा क्लास कैसा होगा। तो ये सर्टिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग के अंदर होता है। इसके क्या मेरिट्स होते हैं, इट कवर्स ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। आप सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, हर बच्चे के बारे में पता लगा सकते हैं। इट ऑफर्स रिलायबल एज वेल एज मीनिंगफुल रिजल्ट। इसके अकॉर्डिंग सर्टिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग में आपको रिजल्ट जो है वो रिलायबल भी मिलते हैं, मीनिंगफुल भी मिलते हैं रिजल्ट्स। ठीक है, क्या डिमेरिट्स होंगी, इसका स्कोप लिमिटेड होता है, आप वाइड एरिया में नहीं कर सकते हो। मान लीजिए लिमिटेड का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अब पॉपुलेशन पहले से ही कम हो, मान लीजिए क्लास में बच्चे ही पूरे 11th क्लास में ही 30 बच्चे हैं, उसमें ना कोई साइंस का है ना कॉमर्स का है। अब उसको 30 बच्चों को कितना डिवाइड करोगे आप, तो सब डिवाइडेड भी कभी कभी नहीं हो पाता है, डिवाइड भी कभी कभी नहीं हो सकता है, पॉपुलेशन को नहीं कर सकते हो, तो उसका स्कोप लिमिटेड हो जाता है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ बायस एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन। जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन का, तब आप बायस भी हो सकते हो। बच्चे से आपने पूछा, उसने इन्फॉर्मेशन तो आपको दी, लेकिन आपने उसकी गलत इन्फॉर्मेशन आपने सुन ली, या कुछ ऐसी बात हो गई कि आप उसको बात को समझ नहीं पाए या वो आपको अपनी बात समझा नहीं पाया, तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट भी गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। तो इसकी डिमेरिट्स भी ये होती हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ बायस एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी डिमेरिट्स होती हैं। क्या क्या 3 आपने आज मेथड्स पढ़े। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब हर यूनिवर्स के हर आइटम को इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का सैम्पल का। ठीक है, ताकि वो अपना इन्फॉर्मेशन या जो भी आपसे इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो मिल जाएगी। उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स आपने पढ़े।
ठीक है। दूसरा क्या होता है, पर्पसिव या डेलिब्रेट सैम्पलिंग। इसमें मैंने क्या बताया आपको, चांस नहीं होता है, चॉइस होती है। इन्वेस्टिगेटर के पास ऑप्शन होता है कि वो किसी भी क्लास के किसी भी बच्चे से सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो ये उसके पास चॉइस होती है। मेरिट्स और डिमेरिट्स हो जाते हैं इसके। और तीसरी क्या बताई मैंने, सर्टिफाइड या मिक्स्ड सैम्पलिंग। सर्टिफाइड या मिक्स्ड सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, जो पॉपुलेशन या जो यूनिवर्स की जिस क्लास की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बच्चों को अलग अलग स्ट्रीम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया और उसके बाद उनके अलग अलग स्ट्रीम के अकॉर्डिंग उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। तो डिफरेंट लेवल की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको पता लग जाता है, इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स। कल हम लोग जो बची हुई 3 सैम्पलिंग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, मेथड्स के बारे में। और उसके बाद ये आपका जो थ्योरिकल इकोनॉमिक्स का जो थ्योरिकल पार्ट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला जो चैप्टर शुरू होंगे वो सब न्यूमेरिकली बेस्ड चैप्टर होंगे, ठीक है। थ्योरी का सिर्फ इतना ही पार्ट था। कल की एक वीडियो के बाद जो भी पार्ट होगा वो फिर न्यूमेरिकली पार्ट शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। थैंक यू क्लास। बाकी मैंने जो भी आपको बताया है वो अपने कॉपी में आप नोट करते रहेंगे ताकि आपको आसानी से पढ़ने में या याद करने में आसानी हो, ठीक है। आपके बाद मैंने भेज भी दिया है, आप देख सकते हैं और आराम से इसको नोट करिए, ठीक है। थैंक यू क्लास।